नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विल्फ्रेडो पेरेटो का जो उनकी एक अवधारणा है, विशिष्ट चालक की अवधारणा। तो विल्फ्रेडो पेरेटो की विशिष्ट चालक की अवधारणा को पढ़ने जा रहे हैं। विशिष्ट चालक को व्युत्पाद भी कहा जाता है, विशिष्ट चालक को अवशेष भी कहा जाता है, और इंग्लिश में बोले तो रेसिड्यूज, RESIDUES। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये है क्या, विशिष्ट चालक है क्या। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पेरेटो ने क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया है। पहला है तार्किक क्रिया और दूसरा है अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया क्या है और अतार्किक क्रिया क्या है, इसको जान लीजिए। तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें साध्य और साधन के बीच में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य पाया जाता है। साध्य मतलब लक्ष्य, साधन मतलब मीन्स। ठीक है, एम एंड मीन्स, या गोल या मीन्स। जैसे एक स्टूडेंट जो है उसका लक्ष्य है कक्षा में प्रथम आना, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना, तो वह उसके लिए खूब मेहनत कर रहा है, यह मीन्स है। उसका लक्ष्य क्या है? प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना। और मीन्स क्या है? खूब कड़ी मेहनत करना। तो लक्ष्य और साधन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, ये तार्किक क्रिया हो गई। अतार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें लक्ष्य और साधन मतलब साध्य और साधन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जैसे किसी को गुस्सा आया और किसी ने एक गुस्से में आकर किसी को मार दिया। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें, कोई प्लानिंग नहीं है इसमें। तो ये क्रियाएं अतार्किक क्रिया कहलाती हैं, जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन ना हो साध्य और साधन के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेरेटो कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में तार्किक क्रियाओं से ज्यादा अतार्किक क्रियाएं करता है। इसलिए पेरेटो का जो इंटरेस्ट है वो अतार्किक क्रियाओं में ज्यादा है। और अतार्किक क्रियाएं व्यक्ति क्यों करता है? व्यक्ति अतार्किक क्रियाएं क्यों करता है? क्योंकि पेरेटो कहता है व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। व्यक्तियों में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और जब वह मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है, व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है, तो इस प्रकार से वह अतार्किक क्रियाएं करता है। और व्यक्तियों में मूल प्रवृत्ति या भावनाएं मौजूद होती हैं, उन्हीं मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन ही विशिष्ट चालक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति, सेक्स, ये सब कुछ क्या है? ये सारा कुछ रेसिड्यूज, सारा कुछ मूल प्रवृत्ति है। और इसी का प्रदर्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन ही कहलाता है क्या? डेरिवेशन, अवशेष, विशिष्ट चालक। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि विशिष्ट चालक क्या है। अब कुछ अपन विशेषताएं पढ़ते हैं विशिष्ट चालक की। विशिष्ट चालक की विशेषताएं हैं कि विशिष्ट चालक भावनाएं या मूल प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, विशेषताओं में पहला, विशिष्ट चालक भावनाएं या मूल प्रवृत्ति नहीं है। दूसरी विशेषता, विशिष्ट चालक भावनाएं या मूल प्रवृत्ति ना होकर उन भावनाओं या मूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन है। ध्यान रखिएगा, भावनाएं या मूल प्रवृत्ति ये विशिष्ट चालक नहीं है, बल्कि भावनाएं और मूल प्रवृत्ति हर व्यक्ति में मौजूद होती है, और उसका प्रदर्शन ही कहलाता है विशिष्ट चालक। चलिए तीसरा लिखिए। तीसरा है रेसिड्यूज आर नॉट लॉजिकल। रेसिड्यूज जो होते हैं, अवशेष जो है, विशिष्ट चालक जो है या व्युत्पाद जो है, ये लॉजिकल नहीं होते हैं, है ना। कोई लॉजिक नहीं होता है इसके पीछे।
कि मेरे को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम सोचते नहीं हैं, आ जाता है गुस्सा। किसी से घृणा हो गई, आदमी सोचता नहीं है घृणा करने के लिए, लेकिन हो जाता है, प्रेम हो जाता है। इट मीन्स जहां पे कोई रीजन ना हो, है ना, ये नॉन लॉजिकल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेसिड्यूस है, अवशेष है, विशिष्ट चालक है, व्युत्पाद है, ये क्या है, नॉन लॉजिकल होते हैं, ठीक है, अतार्किक होते हैं। अब रेसिड्यूज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन। रेसिड्यूज रेसिड्यूज का कोई कारण नहीं होता है। रेसिड्यूज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन, किसी कारण पर बेस नहीं होते हैं। चलिए एक लास्ट है, विशिष्ट चालक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं, है ना, स्टेबल, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। इसका मतलब यह है हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं, प्रेम, दया, सहानुभूति, घृणा, ये हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। और ये व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, जब तक जीवन में रहता है, तब तक ये सारी चीजें रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि जो विशिष्ट चालक है, और केवल ये रहती नहीं है, इनका प्रदर्शन भी हमें आए दिन देखने को मिलता है। सभी उम्र के व्यक्तियों के द्वारा हमें मूल प्रवृत्तियों का मैनिफेस्टेशन या प्रदर्शन देखने को मिलता है। मतलब ये अपेक्षाकृत अधिक स्थिर व्यवहार है, हर व्यक्ति के अंदर ये देखने को मिलता है। चलिए एक कोटेशन है, उसको ध्यान में रखिएगा, पेरेटो का है। पेरेटो कहता है कि जिस प्रकार थर्मामीटर में पारे का बढ़ना, जिस प्रकार थर्मामीटर में पारे का बढ़ना ताप के बढ़ने की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये कोटेशन याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। चलिए अब अपन बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ रेसिड्यूज, विशिष्ट चालक की श्रेणियां। तो विशिष्ट चालक की श्रेणियों का मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। कई प्रकार के विशिष्ट चालकों का वर्णन किया है, कई प्रकार के विशिष्ट चालक, कई प्रकार के अवशेष, कई प्रकार के व्युत्पादों का वर्णन किया है विल्फ्रेडो पेरेटो ने, लगभग 50। और उन 50 को विल्फ्रेडो पेरेटो ने 6 कैटेगरीज में बांट दिया है, 6 श्रेणियों में बांट दिया है। कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमारे महाविद्यालय में 4500 स्टूडेंट हैं। अगर हमारे महाविद्यालय में 4500 स्टूडेंट हैं, तो हमने किसी को बीए फर्स्ट ईयर में, किसी को बीए सेकेंड ईयर में, किसी को बीए फाइनल में, कोई बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तो कोई एमएससी, कोई एमकॉम, कोई एमए, इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो उसी प्रकार से लगभग 50 विशिष्ट चालक बताए हैं पेरेटो ने, और उनको 6 कैटेगरीज में बांट दिया है पेरेटो ने। वो इस प्रकार है, दीज आर एज फॉलोज। पहला है सम्मिलन के विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। परस्पर समान व विरोधी तत्वों को मिलाने वाली प्रेरणाएं, परस्पर समान व विरोधी तत्वों को मिलाने वाली प्रेरणाएं या भावनाएं, ये क्या कहलाती हैं, सम्मिलन के विशिष्ट चालक। परस्पर विरोधी या परस्पर समान। मैंने अभी भी कहा है कि विशिष्ट चालक दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक, ये लॉजिक पर बेस नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक पर बेस नहीं होते हैं। विशिष्ट चालक किसी भी प्रकार से लॉजिकल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सम्मिलन के विशिष्ट चालक में मैंने बताया परस्पर समान व विरोधी तत्वों को मिलाने वाली प्रेरणाएं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। परस्पर समान व विरोधी तत्वों को मिलाने वाली प्रेरणाओं में, सपने में जब आप तितली को देखते हैं, जब आप सपने में तितली को देखते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि यह आने वाले समय में सुख का घोतक है, आपको आने वाले समय में सुख मिलने वाला है। तो ये परस्पर समान
प्रेरणाएं हो गई। तितली को देखना, तितली खूबसूरत है और इसीलिए कह दिया गया है कि आने वाले समय में आपको सुख मिलेगा। तो परस्पर समान प्रेरणाएं हो गई। और विरोधी क्या हो गया? ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने आप को सपने में सुंदर देखते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप जल्द ही बीमार पड़ने वाले हैं। तो ये परस्पर विरोधी प्रेरणा हो गई, है ना। तो परस्पर समान व परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाने वाली जो प्रेरणाएं होती हैं उसे सम्मिलन के विशिष्ट चालक कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे परस्पर समान व विरोधी प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसे यह विश्वास किया जाता है कि समान वस्तु समान चीज पैदा करेगी। आदिवासियों में आपने देखा होगा, कई आदिवासी समूहों में, आदिवासी समुदायों में यह प्रथा प्रचलित है कि जब बारिश नहीं होती है तो बारिश करवाने के लिए वो लोग धुआं करते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि धुआं करने से बादल और फिर वर्षा होगी, धुआं करने से बादल बनेगा और बादल से वर्षा होगी। तो ये सम्मिलन के विशिष्ट चालक हैं। इसमें परस्पर विरोधी और परस्पर समान दोनों प्रकार की प्रेरणाएं शामिल हैं। ठीक है। जब किसी चीज का उल्टा हो तो परस्पर विरोधी, और जब किसी चीज लगभग दोनों चीजें समान रहें तो वो परस्पर समान प्रेरणाएं हो गई। दूसरा है समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक, अब ये है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिड्यूज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। रेसिड्यूज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक। आप देखते होंगे कि समूह में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्थायी रूप में मौजूद होती हैं। जैसे कोई जयंती मनाया जा रहा है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, लंबे समय से बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, कई साल बीत चुके हैं। उसी प्रकार से डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है किसी महापुरुष की। कोई महापुरुष की जयंती मनाते हैं, उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके समाधि स्थलों पर जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं हम। इससे समूह में स्थायित्व बना होता है। देखिए, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम लॉजिकली सोचें कि इससे होगा क्या, लॉजिकली कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका महत्व क्या है मैं बताऊंगा। इससे समाज में, समूह में स्थायित्व बना होता है, समाज हमारा स्मूथली चलता रहता है। तो ये समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक कहलाते हैं, जो कि समाज में बने होते हैं और समाज में एक स्थायित्व लाने का प्रयास करते रहते हैं। तीसरा है बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक, इंग्लिश में बोलेंगे रेसिड्यूज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल एक्टिविटीज। ठीक है, बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। अब आप देखिए, बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। मंदिर में पहुंच जाइए आप, मंदिर में माता के गीत चलते रहते हैं, भगवान के भजन चलते रहते हैं। अब ये बाह्य क्रियाएं हो रही हैं, उससे आपके अंदर भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी। आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप स्वयं उन भजनों पर नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। तो ये बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। कोई रीजन नहीं, क्यों नाच रहे हैं, बस नाच रहे हैं, मन हो गया, ऐसा लग गया है एकदम। ठीक है ना, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन फिर भी नाच रहे हैं, अच्छा लगा। ऐसे ही आप देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त,
रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप जनगण मन का गायन करते हैं, कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं। ये है बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की विशिष्ट झलक। चौथा है सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक। सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक, समाज में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समाज अपने लोगों को सिखाता है। न्यू चाइल्ड का बर्थ होता है, एक नए बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसको कौन सी चीज कब कहाँ कैसे करनी चाहिए, ये सामाजिकता सब सिखाता है समाज। उसको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना, कैसे लोगों का अभिवादन करना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाता है, हर चीज सिखाता है। तो सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक कहलाएगा। ठीक है, किसी को नमस्ते करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। अब नमस्ते क्यों करना चाहिए, लॉजिक छोड़ दीजिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सामाजिकता सिखाई जाती है। तो सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक ये कहलाता है। पांचवा है व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक, व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक आप देखेंगे, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण केवल एक पक्ष से नहीं होता है। उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कई पक्ष होते हैं। उसका आर्थिक पक्ष होता है, उसका धार्मिक पक्ष होता है, उसका सामाजिक पक्ष होता है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, उसका पारिवारिक पक्ष होता है। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग द पर्सनालिटी ऑफ वन पर्सन। एक व्यक्ति का जो संगठन है, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका संगठन करने के लिए बहुत सारे पहलू जिम्मेदार होते हैं। तो व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक में ये आता है कि व्यक्ति जिस प्रकार के माहौल में रहता है, वह उसी प्रकार से संबंधित चीजों को समझता है, उसी प्रकार से उसका रिएक्शन होता है। व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक में यही सारी चीजें आती हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो वो केवल एक बैकग्राउंड से, एक एस्पेक्ट से, एक डायमेंशन से नहीं, बल्कि डिफरेंट डायमेंशन से होता है। व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक कहलाते हैं। जिस जिस प्रकार के वो माहौल में आएगा, उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व बनता जाएगा। इसमें यह नहीं होगा कि कोई गाली दे रहा है तो वो हो सकता है उससे संबंधित चीजें सीख जाए, कुछ उसके व्यक्तित्व में कुछ चीजें पुश हो जाए। कहीं वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहां एकदम प्रेम है, दया है, सहानुभूति का वातावरण, उस प्रकार से उसका व्यक्तित्व बनेगा। ये है। और एक है काम संबंधी विशिष्ट चालक, सेक्सुअल रेसिड्यूज। काम संबंधी विशिष्ट चालक, काम संबंधी विशिष्ट चालक में यह है कि इसमें व्यक्ति को एक कंट्रोल कैसे करना है अपने ऊपर, क्योंकि जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो अराउज होती हैं, तो इन पर लगाम लगाता है समाज, इन पर एक कंट्रोल, एक नियंत्रण लगाता है समाज। तो ये काम संबंधी विशिष्ट चालक है। अब विशिष्ट चालक का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिड्यूज क्या है? सबसे पहली बात तो है मानवीय व्यवहार का निर्धारण। मानव व्यवहार का निर्धारण करता है ना। समाज जितने भी विशिष्ट चालक मौजूद हैं वो वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और लोग उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मतलब व्यवहार में एक निरंतरता, एक स्थायित्व बना रहता है। मानव व्यवहार का निर्धारण करने में दिक्कत नहीं होती है। व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सारा कुछ समाज सिखाता जाता है। महापुरुषों के हम समाधि स्थल में जाकर फूल माला चढ़ाते हैं, इससे एक प्रकार की नैतिकता आती है। हम अपने महापुरुषों को याद रख लेते हैं। परंपराओं को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अपने जो विरासत है हमारी, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो ये सब महत्व है विशिष्ट चालकों का।
तो एक बार मैं और बता दूं शॉर्ट में, विशिष्ट चालक क्या है। हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं और ये मूल प्रवृत्तियां, इन मूल प्रवृत्तियों का व्यक्ति समय समय पर प्रदर्शन करता है। इसको करने के पीछे कोई रीजन नहीं दिया जा सकता है, ये नॉन लॉजिकल होते हैं। इसी को ही कहा है विल्फ्रेडो पेरेटो ने विशिष्ट चालक। विशिष्ट चालक की 6 कैटेगरीज बताई हैं। 6 कैटेगरीज मैंने अभी आपको बता दिया, वही है सम्मिलन के विशिष्ट चालक, ठीक है, स्थायित्व से संबंधित विशिष्ट चालक, सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक, ठीक है, सेक्स से संबंधित विशिष्ट चालक, ठीक है, व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक, ऐसे करके विशिष्ट चालक आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।